वेलकम स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लूप एनालिसिस का। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि जो लूप एनालिसिस की टेक्निक है सर्किट सॉल्व करने के लिए वो हम बेहतर तौर से समझ सकें। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 and R5 and a source of EMF E as shown in figure. फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस थ्रू लूप एनालिसिस। हमें यहाँ पे सर्किट गिवन है और हमें ये बताया गया है कि इसके अंदर 5 रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि रेजिस्टेंस से मुराद ये होती है कि किसी भी पॉइंट से जब करंट पास हो रहा हो तो उस करंट को अपने गुजरने में कोई रुकावट महसूस हो तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। तो हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास सर्किट है इसके अंदर हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5, और उनकी वैल्यूज भी यहाँ पे गिवन है जो कि सारी की सारी जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं उसका हम देख सकते हैं कि वो सारी की सारी 12 ओम्स हैं। और साथ ही हमें ये बताया गया है कि इसी सर्किट में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है जिसका जो हमें ईएमएफ है वो बताया गया है कि वो 6 वोल्ट्स है। साथ ही हमें कहा गया है कि हमने करंट फाइंड करना है जो कि इन सब रेजिस्टेंसेस में से गुजर रहा है, और हमने यूज़ क्या करनी है टेक्निक, हमने यूज़ करनी है लूप एनालिसिस की टेक्निक इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि लूप एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि हम लूप्स ले लेते हैं, सर्किट के अंदर ही लूप्स ले लेते हैं सेपरेटली कि किस लूप में जो करंट है हमारे पास किस डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि देखें इस सर्किट में हमारे पास 3 लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लूप बन रहा है हमारे पास ए बी डी। ठीक है, यहाँ पे मैं लूप लिख लेती हूँ कि हमारे पास जो 3 लूप्स हैं, एक बन रहा है मेरे पास ए बी डी ए। ठीक है, दूसरा लूप मेरे पास क्या बन रहा है, बी सी डी बी। ठीक है, बी सी डी बी। और जो मेरे पास थर्ड लूप है वो क्या बन रहा है, ए डी सी ए। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन शो करें तो जैसे कि हमने ये पढ़ा है किरचॉफ्स रूल में कि अगर हम करंट की डायरेक्शन एक ही सिमत में लें तो हमारे लिए आसानी होती है, क्योंकि जब अगर हमने कोई डायरेक्शन करंट की गलत ले भी ली है तो एंड रिजल्ट जब हमारे पास उस करंट का आएगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा जो कि शो करेगा कि हमने जो डायरेक्शन ली करंट की वो गलत ली, तो उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन होनी चाहिए थी वो उसके ऑपोजिट होनी चाहिए थी। तो हम लोग जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेती हूँ सब लूप्स में करंट की। तो यानी कि ए बी डी ए जो मेरे पास लूप है उसमें करंट है I1, I2 करंट में ले रही हूँ लूप बी सी डी बी में, और जो मेरे पास ए डी सी ए लूप है उसमें जो मेरे पास करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मैं कह देती हूँ कि वो I3 है। तो लूप एनालिसिस में हम किरचॉफ्स करंट रूल यूज करते हुए इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है। हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5, ये सारी की सारी हम सर्किट में देख सकते हैं कि सारी की सारी 12 ओम है। ठीक है, और साथ ही हमें बता दिया गया है कि हमारे पास जो बैटरी है उसका ईएमएफ जो है वो हमारे पास है 6 वोल्ट्स। और उसके बाद हमें कहा गया है कि हमने फाइंड आउट करना है कि I1 क्या है, I2 क्या है और I3 क्या है। तो स्टूडेंट्स जब हम ये करंट्स फाइंड आउट कर लेंगे I1, I2, I3, तो ये तो उन लूप्स में यानी कि जो पूरे के पूरे हमारे पास लूप्स हैं उनमें से जो करंट पास हो रहे हैं वो हमारे पास है I1, I2, I3। जब हमने स्पेसिफिकली देखना हो कि किसी एक खास रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है तो वो हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल R1 में से जो करंट पास होगा उसे हम डिनोट कर देते हैं IR1 से, तो वो हम देखेंगे कि वो कितना है। फिर हम देखेंगे IR2 कितना है, IR3 कितना करंट है, यानी कि वो करंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस R3 में से पास होगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास IR4 क्या है, और एट द एंड हम देखेंगे कि हमारे पास IR5 क्या है। तो चलें अब इस तरह करते हैं कि इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लूप एनालिसिस में सबसे पहले ब्रांचेस फाइंड आउट कर देते हैं। इस तरह करती हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देती हूँ उस सर्किट को ताकि इसको देख के हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। तो हमने ये देखा था कि जो लूप एनालिसिस है उसमें हम सबसे पहले ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस से मुराद कि हमारे पास एक सर्किट में जहाँ जहाँ कोई भी एलिमेंट लगा होगा, जिस लाइन में वो लगा हुआ होगा तो वो कहलाएगी ब्रांच। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रांचेस कितनी है, हमारे पास 1 2
3, 4, 5 और 6 ब्रांचेस हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं और एक हमारे पास ईएमएफ सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस का नंबर कितना हो गया, हमारे पास हो गया 6। और इसी तरह उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नोड्स कितनी है। नोड्स यानी कि हमारे पास एक जंक्शन होता है, मिलाप होता है मुख्तलिफ ब्रांचेस का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास देखें कितने हमारे पास नोड्स बन रही हैं। एक तो ये नोड बन रही है बी पॉइंट पे, एक हमारे पास नोड बन रही है डी पॉइंट पे, यानी कि हम देख सकते हैं कि बी पॉइंट पे देखें 3 रेजिस्टेंसेस मिल रही हैं। ठीक है, और डी पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस मिल रही हैं। फिर ए पॉइंट पे भी हमारे पास एक नोड बन जाती है जहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस और जो हमारे पास ईएमएफ सोर्स है वो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा सी पॉइंट है वहाँ पे भी एक नोड बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंसेस और जो ईएमएफ सोर्स है वो कनेक्ट हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो नोड्स हैं वो हमारे पास, अगर मैं डिनोट करूँ n से, तो वो कितनी आ रही हैं, 4। तो दैट मीन्स कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास आना चाहिए वो कैसे आता है, वो आता है m-n, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस 1। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आनी चाहिए, 3। तो चलें अब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं इन तीनों लूप्स के लिए जो हमने देखे थे कि हमारे पास 3 लूप्स बनते हैं। इसी डायग्राम को दोबारा यहाँ पे मैं पुट करती हूँ ताकि इसको देखते हुए हम जो इन लूप्स की इक्वेशंस हैं वो हम देख सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि जो मेरे पास लूप नंबर 1 है, ठीक है, अगर मैं इस लूप को 1 कह दूं, और जो मेरे पास बी वाला लूप है उसको मैं लूप नंबर 2 कह देती हूँ, और जो मेरे पास थर्ड लूप है यानी कि जिसमें से करंट I3 पास हो रहा है उसे मैं कह देती हूँ कि मेरे पास लूप नंबर 3 है। ठीक है, लूप नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ हमें रिलेशन देता है वोल्टेज और करंट के दरमियान V इक्वल्स टू आई आर। तो उसके मुताबिक जब हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो कोई भी हमारे पास लूप होता है किसी सर्किट में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है किसी भी एलिमेंट के अलोंग, उसका जो सम होता है वो हमारे पास 0 होना चाहिए। तो अगर हम लूप नंबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस R1 से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास R1 में से एक ही करंट पास हो रहा है I1। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप I1 और R1। ठीक है, उसके बाद मैं देखती हूँ कि यहाँ पे R2 आ जाता है। R2 में से अब दो करंट्स पास हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ कि जैसे ये मेरे पास R2 है, ठीक है, ये R2 है, इसमें से एक डायरेक्शन में मेरे पास गुजर रहा है I1 और उसके ऑपोजिटली डायरेक्शन में मेरे पास पास हो रहा है I2। ठीक है, यहाँ पे ये है I2। तो जैसे कि हम लूप डिस्कस कर रहे हैं करंट I1 का, तो इसीलिए जो उसकी डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव लेंगे और जो उसके ऑपोजिटली डायरेक्शन में है I2 उसकी जो डायरेक्शन है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस I1 R2, ठीक है, माइनस I2 R2। ठीक है, अब दूसरा करंट हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस ले लेते हैं R4। अब R4 में से भी देखें दो करंट्स पास हो रहे हैं। R4 को भी मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये है R4। देखें इसमें से करंट जो I1 है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये है I1, और उससे ऑपोजिटली डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरे पास I3 करंट। तो दैट मीन्स कि हम चूंकि लूप डिस्कस कर रहे हैं करंट I1 का, तो इसलिए जो उसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा प्लस I1 R4, ठीक है, माइनस I3 R4, और इन सब का सम हो जाएगा हमारे पास 0। इसको कह देती हूँ कि मेरे पास आई है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जब लूप नंबर 2 में हम देखें और उसमें मैं स्टार्ट करूँ रेजिस्टेंस R3 से, तो मेरे पास आ जाएगा करंट I2 R3। उसके बाद मेरे पास रेजिस्टेंस आएगी R5 को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो उसमें से दो करंट्स पास हो रहे हैं। एक डायरेक्शन में I2 है तो दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास है I3। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा I2 इंटू R5,
चूंकि हम लूप डिस्कस कर रहे हैं I2 का, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में I3 है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और मेरे पास आ जाएगा -I3R5। इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो आ रही है R2 की। अब देखिए R2 में पहले डिस्कस किया था, दो करंट्स हैं I1 और I2, लेकिन अब I2 का लूप डिस्कस करें इसलिए उसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा I2R2 और इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा I1 के साथ, तो मेरे पास आएगा -I1R2 और ये सब इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम थर्ड लूप के लिए इक्वेशन बनाते हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम स्टार्ट करें R4 से, तो R4 से भी दो करंट पास हो रहे हैं। चूंकि हम करंट ले रहे हैं I3 और उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए जो उसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा I3R4 माइनस I1R4। चूंकि I1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है I3 के, इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन आया। इसी तरह से आगे जो रेजिस्टेंस है R5, उसमें से भी दो करंट पास हो रहे हैं, तो I3 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि लूप उसका डिस्कस कर रहे हैं हम। जबकि जो हमारे पास I2 करंट है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और हमारे पास आ जाएगा I2R5। और हमारे पास ईएमएफ सोर्स है आगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ईएमएफ सोर्स में अगर हमारे पास करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हो तो हमारे पास उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -E, तो ये सब इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इस इक्वेशन का हम कह देते हैं 3। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशंस निकाली हैं इस सर्किट के जो हमारे पास 3 लूप्स थे उनके लिए। तो इससे जो फर्दर हम सॉल्व करेंगे वो आप इस प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।